नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिका आज लेक्चर 18 है, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 112 से लेकर आर्टिकल 122 तक। इसमें हम बजट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ वित्त विधेयक के बारे में बात करेंगे। वित्त विधेयक में 3 प्रकार के होते हैं, वो सारे प्रकार हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इंडियन पॉलिटी काफ़ी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है हर टॉपिक। और यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज शुरू करेंगे हम बजट के बारे में। देखो, जो इसका पिछला लेक्चर था इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 17, उसमें हमने आपको विधेयक के बारे में बता दिया है। संसद की विधायी प्रक्रिया, किस प्रकार से कोई विधेयक या कोई बिल एक्ट यानी कानून बनता है, साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक के प्रकार और धन विधेयक, इसमें हमने अंतर आपको स्पष्ट कराया था। और आज हम यहाँ पे बजट के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो, बजट का संविधान में उल्लेख नहीं है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष में बजट आता है, यानी जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है प्रत्येक वर्ष का, उसी को हम दोस्तों बजट कहते हैं। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बजट कहते हैं। तो अनुच्छेद 112 कहता है कि प्रत्येक आगामी वित्तीय विवरण के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री देश के आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट के रूप में पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे होंगे आप कि वित्त मंत्री क्या करता है, किसकी ओर से? राष्ट्रपति की ओर से। यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण की शक्ति है वो उसको प्रस्तुत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति तो हमेशा कर नहीं सकता है, तो इसलिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री देश के आय और व्यय का वार्षिक विवरण जो प्रस्तुत करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बजट कहते हैं। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 112 में मिलता है। इसमें वित्त मंत्री, आपने देखा होगा, प्रत्येक जब बजट पेश होता है तो वहाँ पे वित्त मंत्री आता है, बजट पेश करता है, उस पर अपना भाषण सुनाता है। किस क्षेत्र में कितना बजट है, किस क्षेत्र में कितना पैसा दिया जाएगा, कृषि के क्षेत्र के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया है, स्पोर्ट के क्षेत्र में, जो भी अन्य क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, वो सारे उसके भाषण में, वहाँ पे वित्त मंत्री के भाषण में देखने को पता चलता है। वित्त मंत्री भाषण के माध्यम से वहाँ पे अपना बजट प्रस्तुत करता है और उस पर डिटेल्स में भाषण देता है। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वित्त मंत्री ने अपना भाषण तो दे दिया है, लेकिन जो वित्त मंत्री ने भाषण में जो जो बजट प्रस्तुत किया है, जिस क्षेत्र में कितना वहाँ पे पैसा लगेगा, उसका हिसाब किताब, और साथ ही साथ मान सपोज कोई सरकार क्या कर रही है, किसी योजना को ला रही है और उस योजना के लिए सरकार को चाहिए 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ रुपए इस योजना के लिए मतलब सही है या नहीं है, इसका भी तो निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर भी बहस होती है कहाँ? संसद में। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। वित्त मंत्री द्वारा बजट केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको नोट करना है। तो अब देखो, जो बजट पेश कर दिया है, अभी तो सिर्फ अनुमान लगाया है ना वित्त मंत्री ने कि इतना हम इसमें खर्च करेंगे, इतना हम इसमें खर्च करेंगे, लेकिन क्या एक्चुअली उसमें इतना खर्च करने की जरूरत है या नहीं है, इस पर बहस होना जरूरी है। तो आर्टिकल 113 क्या कहता है कि संसद के प्राक्कलनों संबंधी प्रक्रिया, ये प्राक्कलन है यहाँ पे, ठीक है, संसद के जो प्राक्कलन संबंधी प्रक्रिया है वो आर्टिकल 113 में दिए गए हैं दोस्तों। इसमें कुल मिला के जो व्यय या जो खर्चा होने वाला है उस पर अनुमान लगाया जाता है, संसद में बहस की जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे मतदान किया जाता है। जो भी अन्य सरकारी व्यय होते हैं, देखो व्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है संचित निधि। संचित निधि क्या होती है दोस्तों? संचित निधि वह निधि होती है, इसी निधि से, ये भारत सरकार की संचित निधि होती है, और इस निधि से आपका राष्ट्रपति का वेतन हो गया, भत्ते हो गए, राज्यसभा सभापति यानी उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते हो गए, और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्ते वो किससे दिए जाते हैं? उनकी जो सैलरी दी जाती है वो संचित निधि से दी जाती है। तो संचित निधि पर लोकसभा में बहस तो होती है, चर्चा तो होती है, लेकिन मतदान कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता मतदान? क्योंकि संचित निधि पर मतदान इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो, ये तो संचित निधि है, और अगर सैलरी में विपक्ष ने बोल दिया कि इसको हम संचित निधि को इस बार कम किया जाए, तो फिर राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की जो सैलरी दी जाती है, जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वो फिर कहाँ से दिए जाएंगे? तो इसलिए संचित निधि पर कभी भी क्या नहीं होता है? मतदान नहीं होता है। लेकिन जो अन्य व्यय हैं,
अन्य अगर कोई जैसे कृषि के क्षेत्र में कोई कृषि के क्षेत्र में अगर बजट प्रस्तुत जो किया गया है उसको यदि कम करना है, उस पर विपक्ष अपना मतदान दे सकता है। विपक्ष अपना कटौती प्रस्ताव यहाँ पे ला सकता है। कटौती प्रस्ताव के बारे में डिटेल्स में मैंने आपको लेक्चर 16 में बताया है। कटौती प्रस्ताव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। यदि सरकार ने कोई योजना लॉन्च की है और उस योजना के लिए सरकार को चाहिए 10 करोड़ रुपए, सरकार ने अनुदान में मांगे हैं 10 करोड़ रुपए, लेकिन अगर विपक्ष को वो योजना सही नहीं लगती है, विपक्ष को लगता है कि इसमें सरकार 10 करोड़ रुपए फालतू में वेस्ट कर रही है, तो विपक्ष उसमें या कोई भी जो अन्य सदस्य हैं, लोकसभा के अन्य सदस्य उसमें क्या ला सकते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। और इस 10 करोड़ की जगह उसका मूल्य रखा जाएगा 1 रुपया। और अब 1 रुपये से ये 10 करोड़ की योजना तो लॉन्च हो नहीं सकती है, तो इसलिए वो जो योजना लॉन्च की गई है, जिस योजना के लिए 10 करोड़ अनुदान मांगे गए हैं, 10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, वो योजना खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि नीतिगत कटौती के माध्यम से 1 रुपये उसका क्या रखा गया है, मूल्य रखा गया है। उसी प्रकार से अर्थगत कटौती आती है और तीसरी आती है प्रतीक कटौती। 3 कटौती होती है दोस्तों, जिसको आप लेक्चर 16 में मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है। और ये कटौती आपकी जो भी धन के लिए जो भी प्रस्तावित मांगे होती है, जो अनुदान मांगे जाते हैं सरकार की तरफ से, उस पर ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। नीतिगत कटौती हो गया, अर्थगत कटौती हो गया और प्रतीक कटौती। ये 3 कटौती मैंने आपको लेक्चर 16 में काफ़ी डिटेल्स में बताई है। तो कुल मिला के आर्टिकल 113 के तहत क्या होता है, संसद के प्राक्कलनों संबंधी प्रक्रिया इसमें होती है। अनुदान मांगा जाता है और फिर वहाँ पे जो अन्य सरकारी व्यय हैं, जैसे आपका शिक्षा के क्षेत्र में जितने पैसे खर्च किए जाने हैं या कृषि के क्षेत्र में जितने भी पैसे खर्च किए जाने हैं, वो पैसे सही रूप से खर्च किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी मतदान होता है। और उस हिसाब से फिर ये सारी प्रक्रिया जो चलती है दोस्तों, आर्टिकल 113 के अकॉर्डिंग चलती है। और फिर अनुदान मांगा जाता है, यानी पैसे मांगे जाते हैं। और प्रत्येक अनुदान जो यानी पैसे मांगना, किसी भी योजना के लिए, किसी भी जो अन्य सरकारी व्यय हैं उसके लिए पैसे मांगने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो अनुदान भी किस आर्टिकल के तहत मांगा जाता है, 113 के तहत। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, बजट पेश हो गया, अनुदान सरकार ने मांग लिया, यानी सरकार ने पैसे मांग लिए और उसमें सभी सदस्य क्या हो गए हैं, सभी सदस्यों ने मंजूरी दे दी है कि हाँ, हर क्षेत्र में जितना भी सरकार पैसे मांग रही है, बिल्कुल उचित रूप से वहाँ पे वो सही पैसे मांग रही है। अब पैसे आएंगे कैसे, तो उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 114 में। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है दोस्तों, देखो लोकसभा में जो भी अनुदान रखे गए हैं सरकार की तरफ से कि हमें इस क्षेत्र के लिए इतने पैसे चाहिए, सब सदस्य उसमें क्या हो गए, सब सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे निकालने के लिए जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि है जो भारत की, इससे पैसे निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं विनियोग विधेयक। यानी जब तक विनियोग विधेयक नहीं लाया जाता है तब तक किसी भी प्रकार का जो आपका सरकार, भारत की जो संचित निधि है उससे सरकार कोई भी धन नहीं निकाल सकती है दोस्तों, जब तक विनियोग विधेयक नहीं लाया गया। तो यहां पे आपको नोट करना है कि भारत की संचित निधि से कोई धन निकालना हो, धन निकालने के लिए, इसको नोट कीजिए दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है, धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाना जरूरी है। यानी जब तक विनियोग विधेयक नहीं आता है तब तक सरकार कोई भी धन नहीं निकाल सकती है, भारत की संचित निधि से सरकार कोई भी धन नहीं ले सकती है। और जो विनियोग विधेयक होता है इस पर किसी भी प्रकार का संशोधन संसद में या सदन में प्रस्ताव नहीं किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। अब देखो विनियोग विधेयक सरकार ने ला दिया है, ये पारित भी हो गया है और अब सरकार के पास पैसे भी आ गए हैं। ठीक है, देखो 3 स्टेप हो गए, बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट पर चर्चा की गई है, अनुदान मांगे गए सरकार की तरफ से कि हमें इतने पैसे चाहिए। अगर अन्य सदस्यों को लगता है कि सरकार ने ज़्यादा पैसे मांग दिए हैं तो अन्य सदस्य क्या करते हैं, कटौती प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें जिस हिसाब से मतलब जो उचित लगता है उस क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में लगता है कि 10 करोड़ रुपए वहाँ पे ज़्यादा मांग रही है सरकार तो उसमें कटौती की जाती है, उसको 5 करोड़ किया जाता है। तो कुल मिला ये सारे जो क्रियाएं होती है
जो भी प्रक्रिया होती है आर्टिकल 113 के तहत होती है। फिर जब उसमें सहमति बन जाती है उसके बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है, और इस विनियोग विधेयक जब ये पारित हो जाता है तो फिर सरकार के पास पैसे आ जाते हैं। सरकार भारत की संचित निधि से पैसे निकाल सकती है। अब सरकार के पास पैसे भी आ गए हैं, और जिस क्षेत्र में सरकार को जितने पैसे लगाने हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे लगा देती है। अब देखो दोस्तों, आर्टिकल 115 क्या कहता है। आर्टिकल 115 में यहाँ पे कुछ प्रमुख अनुदानों के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान। अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता, या आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो इसको पैसे मांगना। तो आर्टिकल 115 के तहत कितने प्रकार से आर्थिक सहायता मांगी जा सकती है सरकार के माध्यम से। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। देखो, अनुपूरक अनुदान क्या होता है कि उस वित्तीय वर्ष में किसी कार्य के लिए अगर राशि कम पड़ गई है, माना सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में रखे हैं 10 करोड़ रुपए, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार खर्च करना चाहती है, कुछ यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, कुछ स्कूल्स बनाना चाहते हैं, और इसी इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 10 करोड़ रुपए उसके लिए रख दिए हैं कि इसको हम 10 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करेंगे। अब सरकार कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रही है, और उस यूनिवर्सिटी बनाने में खर्चा आ गया आपका 15 करोड़, क्योंकि महंगाई भी है, सपोज महंगाई बढ़ गई है और इसमें खर्चा कितना आ गया है 15 करोड़। तो इसी वित्तीय वर्ष में सरकार क्या करेगी, 5 करोड़ रुपए का अनुदान मांगेगी, और उसे कहेंगे अनुपूरक अनुदान। 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त की आर्थिक सहायता क्यों मांगी जाएगी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था, लेकिन उसमें खर्चा आ गया 15 करोड़, और उसी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, तो उसी वित्तीय वर्ष में अगर किसी योजना के लिए पैसे कम पड़ गए हैं और उस वित्तीय वर्ष में किसी कार्य के लिए जो राशि कम पड़ गई है सरकार उसी वित्तीय वर्ष में उसको मांगती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों अनुपूरक अनुदान या अनुपूरक आर्थिक सहायता। दूसरा आता है अतिरिक्त या अधिक अनुदान। कई बार क्या होता है कि जैसे माना सपोज सरकार ने 2018 में, जो 2018 का या 2019 का जो वित्तीय वर्ष रहा होगा, उसमें सरकार ने माना स्पोर्ट के क्षेत्र में कोई स्टेडियम बनाना था, और उस स्टेडियम के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट बनाया था, ये इतने का हम उसमें खर्च करेंगे, और इस 20 करोड़ की जगह वो बन के अब तैयार हुआ और उसमें खर्चा आ गया दोस्तों 40 करोड़ का। तो अब 20 करोड़ कहाँ से लाई जाएगी, तो फिर कुल मिला के पिछले किसी वित्तीय वर्ष में, ये पिछले वित्तीय वर्ष की योजना थी दोस्तों, माना 2019 की माना ये योजना थी, और अब जाके वो 2022 में पूरी हो चुकी है, और उसमें अभी 20 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है। तो पिछले किसी वित्तीय वर्ष की सेवा के संबंध में व्यय कम पड़ जाए और अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो, तो जो चालू वित्तीय वर्ष है, यानी इस वर्ष का जो चल रहा है ये वित्तीय वर्ष, उसमें अनुदान मांगा जाता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों अतिरिक्त या अधिक अनुदान। तो इसमें अंतर आप समझ गए। अनुपूरक का मतलब है कि उसी वित्तीय वर्ष में यदि किसी योजना में पैसे कम पड़ गए हैं तो उसमें अनुदान मांगना, आर्थिक सहायता मांगना, और अतिरिक्त या अधिक अनुदान यानी पिछले किसी वित्तीय वर्ष की जो योजना है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेडियम है 2019 का, उसमें यदि राशि कम पड़ गई है उसके लिए अगर अनुदान या आर्थिक सहायता मांगनी है तो उसे कहते हैं दोस्तों अतिरिक्त या अधिक अनुदान। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से उदाहरण से मैंने आपको ये समझाया है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल्स में आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप कभी भूल ना सकें। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 116 में भी कुछ अनुदानों के बारे में बताया गया है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अब ये क्या है, ये भी 3 प्रकार के आर्थिक सहायता 116 में बताई गई है। तो देखो लेखानुदान क्या है। लेखानुदान होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में यदि बजट पूरी तरह से, बजट की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। देखो बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय बजट प्रस्तुत का मतलब ये नहीं है कि बजट प्रस्तुत किया और सीधे पैसे मिल गए सरकार को। बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बहस होती है, उसमें उसकी कमी देखी जाती है, कुछ उसमें जो भी आर्टिकल 113 में जो भी प्रक्रिया है, फिर आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक लाया जाता है, तब जाके सरकार को पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब इतनी जल्दी तो होता नहीं है दोस्तों। सपोज माना बजट की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी सरकार को अभी पैसे ही नहीं मिले हैं, बजट की पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार को किसी विशेष परिस्थिति में पैसे की आवश्यकता पड़ गई है, लेकिन अभी बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो सरकार को वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान करता है संसद। ठीक है, संसद सरकार को
वित्तीय काम निपटाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी बजट की प्रक्रिया पूरी नहीं चली है। तो कुल मिला के अगर बजट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो तब तक सरकार के कुछ खर्चे तो होंगे, सरकार ने कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। तो तब तक के लिए संसद क्या करता है, सरकार को वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान करता है, उसे कहते हैं दोस्तों लेखानुदान। संसद की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता सरकार को प्रदान की जाती है। दूसरा आता है प्रत्यानुदान। इसमें क्या होता है कि जब किसी सेवा के लिए धन की शीघ्र आवश्यकता होती है और सरकार के पास क्या नहीं है, धन नहीं है, तो लोकसभा द्वारा ये सरकार को दिया जाता है और इसे ये भी कहा जाता है कि लोकसभा द्वारा सरकार को दिया गया ब्लैक चेक, उसे कहते हैं प्रत्यानुदान। ये किसी शीघ्र कार्य के लिए दिया जाता है। और अपवाद अनुदान, विशेष प्रयोजन के लिए सरकार, मतलब जिसका जैसे इस बजट सत्र में सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन कोई विशेष प्रयोजन आ गया है और उसका इस बजट सत्र में उल्लेख नहीं है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाए जाएंगे, तो उसके लिए सरकार फिर आर्थिक सहायता या अनुदान मांगती है, उसे कहते हैं अपवाद अनुदान। यानी वो अपवाद है, उसका कहीं भी बजट सत्र में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अचानक से सरकार को वो काम करना जरूरी है, तो इसलिए उसके लिए जो आर्थिक सहायता मांगी जाती है उसको अपवाद अनुदान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से जितने भी अनुदान मांगने थे, सरकार को आर्थिक सहायता मांगनी थी, वो सरकार ने आर्टिकल 115 और 116 में वो अनुदान रखे गए हैं। इन अनुदानों के माध्यम से सरकार के जो अन्य खर्चे होते हैं, कुल मिला के कभी विशेष परिस्थिति में या विशेष प्रयोजन के कारण, या आपका कोई शीघ्र अगर आवश्यकता पड़ गई है सरकार को, या कोई पिछला बजट है, या कोई ऐसा हो गया कि इस वर्ष के बजट में किसी योजना के संबंध में जो खर्चा है, जो वित्त है, वो कम पड़ गया है, तो सरकार तरह तरह की आर्थिक सहायता यहाँ पे मांगती है आर्टिकल 115 और 116 के माध्यम से। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 117, और आर्टिकल 117 में बताया गया है वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, आर्टिकल 117 में मिलता है। वित्त विधेयक क्या होता है दोस्तों, वित्त विधेयक के मामले में जैसे राजस्व आ गया, राजस्व हो गया, कर हो गया, या राजस्व संबंधी आय व्यय, और जो भी कुल मिला के कर का संशोधन करना होता है, कर लगाना होता है। कुल मिला के देखो, धन विधेयक जितने भी होते हैं वो सारे वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। सभी धन विधेयक क्या होते हैं दोस्तों, वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सभी जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं। कथन में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, वित्त विधेयक को हमने रख दिया है धन विधेयक की श्रेणी में, और वित्त विधेयक में दो अन्य विधेयक भी आते हैं, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, क्योंकि ये दो अलग है और ये अलग है। तो वित्त विधेयक तो ये सारे हैं, लेकिन वित्त विधेयक क्या है दोस्तों, धन विधेयक भी, मतलब कुल मिला के सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। ये आपको नोट करना होगा। वित्त विधेयक जो 3 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक है, हमने आपको पिछले आर्टिकल में बता दिया है, आर्टिकल 110 और 109 में। पिछली जो वीडियो थी लेक्चर 17, उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में आपको धन विधेयक के बारे में बता रखा है। दूसरा आता है वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। अब इनमें अंतर क्या है, यहाँ पे आप समझ जाओगे। धन विधेयक, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में क्या अंतर है। कुल मिला के टोटल 3 प्रकार का है वित्त विधेयक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 117 में देखने को मिलता है। देखो, जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, और अनुच्छेद 109 में आपको पिछले वीडियो में बताया था लेक्चर 17 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। वित्त विधेयक 1, इसमें इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 117 के 1 में, और वित्त विधेयक जो 2 है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 117 के 3 में। अब देखो अंतर क्या है तीनों में। धन विधेयक को यदि प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति दोस्तों आवश्यक है। राष्ट्रपति की इसमें पूर्वानुमति से इसको प्रस्तुत किया जाता है, पिछली वीडियो में आपको बताया है। वित्त विधेयक 1 है, इसको प्रस्तुत करने के लिए भी दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। लेकिन जो वित्त विधेयक 2 है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से साधारण विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं चाहिए, उसी प्रकार से वित्त विधेयक 2 को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन इन दोनों में, धन विधेयक और वित्त विधेयक 1 में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। दूसरा क्या है दोस्तों, जो धन विधेयक होता है उसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में, मतलब शुरुआत जो होगी वो लोकसभा से होगी, बाद में उसको राज्यसभा में भेज जाएगा। लेकिन पहले पेश कहाँ किया जाता है धन विधेयक को, वो किया जाता है लोकसभा में।
जबकि जो वित्त विधेयक प्रथम है इसको भी केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक जो 2 है ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, जिस प्रकार से साधारण विधेयक होता है। तीसरा, यहाँ पे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक में आपको बता रखा है कि अगर वो राज्यसभा के पास चला गया है तो राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद राज्यसभा को उसमें मंजूरी देनी होगी, और अगर नहीं भी देती है तो फिर भी वैसे ही धन विधेयक पारित माना ही जाएगा यदि वो लोकसभा से पारित हो चुका है। तो कुल मिला के राज्यसभा के पास इसके संबंध में कोई शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। अब देखो यहाँ पे अंतर है, जबकि जो वित्त विधेयक 1 है इसको राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है दोस्तों, और इसको भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। ये तो खैर साधारण विधेयक के से मिलता जुलता है। अब जब इसको राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है और इसको भी अस्वीकार कर सकती है तो कुल मिला के वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर राज्यसभा ने अस्वीकार कर लिया है तो कुल मिला के गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तब जाके राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जबकि जो आपका धन विधेयक है इसको राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है, इसका मतलब इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे अंतर आपको पता चल गया होगा कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक 1 क्या है और वित्त विधेयक 2 क्या है। और ये सभी धन से संबंधित है। तो जो धन से संबंधित जो भी विधेयक होता है दोस्तों वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आता है। तो ये तीनों विधेयक किस श्रेणी में आते हैं, वित्त विधेयक की श्रेणी में। और जो धन विधेयक है इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 110 में, यह आपका 117 में, 117 की 1 में, और ये आ गया 117 के 3 में। तो वित्त विधेयक के बारे में आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 118 क्या कहता है। आर्टिकल 118 कहता है दोस्तों संसद की प्रक्रिया व संयुक्त अधिवेशन के संचालन के नियम। तो संसद की प्रक्रिया हम आपको पहले ही पिछले लेक्चरों में बता चुके हैं। संसद की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो सदन होते हैं उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो संसद की प्रक्रिया चलाने के लिए नियम बना सकते हैं। और आर्टिकल 118 में संसद की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, कार्यवाही किस प्रकार से संसद की चलेगी। ये हमने पिछले 2-3 वीडियो जो पिछले लेक्चर थे उसमें काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया है कि संसद की कार्यवाही किस प्रकार से चलती है, कौन कौन से उसमें क्या होते हैं, सभापति होते हैं, लोकसभा में कौन होता है, राज्यसभा में कौन होता है, अन्य अधिकारी, वो काफ़ी डिटेल्स में पहले ही आपको बताया जा चुका है। और एक अन्य चीज़ का इसमें विवरण मिलता है, संयुक्त अधिवेशन के संचालन के नियम, यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये भी हमने आपको संयुक्त अधिवेशन पिछले लेक्चर में जो लेक्चर 17 था उसमें इसके बारे में बता दिया है। तो कुल मिला के आर्टिकल जो 118 है उसमें संसद की कार्यवाही और संयुक्त अधिवेशन के संचालन के नियम दिए गए हैं, जिनको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आर्टिकल 119 क्या कहता है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। यानी आर्टिकल 119 के तहत संसद को यह अधिकार है दोस्तों कि वित्तीय प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए वो विधि या नियम बना सकती है। किसके पास ये शक्ति है, संसद के पास। यानी अगर जो वित्तीय प्रक्रिया है उसको समय से पहले तो पूरा होना ही चाहिए, तो इसके लिए संसद क्या कर सकती है, विधि या नियम बना सकती है। और ये शक्ति संसद को कौन देता है, आर्टिकल 119 देता है। यानी आर्टिकल 119 क्या कहता है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। उसके बाद आर्टिकल 120 कहता है दोस्तों संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो संसदीय कार्य है वो 2 भाषाओं में किए जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। संसद की जो कार्यवाही है या संसदीय जो कार्य होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। लेकिन सपोज कोई ऐसा सदन का ऐसा सदस्य है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, हिंदी और अंग्रेजी में कार्यवाही की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी में ही बोला जाता है। लेकिन कई सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, तो वो फिर किस भाषा में वहाँ पे बोलेंगे या किस भाषा में वहाँ पे बात करेंगे। तो सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वो किसी भी सदन के सदस्य को क्या कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है यदि वो हिंदी और अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता है। तो सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है,
पीठासीन अधिकारी अनुमति देता है। किसको? किसी भी सदस्य को, यानी बिना इसकी अनुमति किए। अब देखो, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष अनुमति देगा, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति क्या करेगा? अनुमति देगा। बिना इसकी अनुमति से कोई भी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में दोस्तों बात नहीं कर सकता है। तो इसकी अनुमति से कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है। आर्टिकल 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 121 क्या कहता है? संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संसद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में, उनको हटाए जाने के अलावा कोई अन्य चर्चा नहीं होगी दोस्तों। यदि आपको लगता है के संसद के जो सदन के सदस्य हैं उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या किसी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है सदन में। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में अन्य चर्चाएं नहीं की जाएंगी। वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका जो भी अन्य खुलमा के ऐसी कोई अन्य बात नहीं होगी। सिर्फ तो सिर्फ क्या हो सकता है दोस्तों? उनको हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है सदन में। तो आर्टिकल 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसकी चर्चा पर प्रतिबंध? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 121 के माध्यम से। आर्टिकल 121 और 122 मिलता जुलता है। आर्टिकल 121 तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, लेकिन आर्टिकल 122 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। यानी न्यायालय भी क्या नहीं कर सकता है कि संसद में क्या कार्यवाही चल रही है, संसद किस प्रकार से अपनी कार्यवाही चला रहा है, इस पर न्यायालय कभी भी जांच नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं दोस्तों। आर्टिकल 121 में संसद को ये कहा गया है कि तुम जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करोगे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हटाने का प्रस्ताव आप ला सकते हो। जबकि आर्टिकल 122 कहता है कि न्यायालय को भी ये होना चाहिए कि न्यायालय भी संसद की जो कार्यवाही चल रही है उस पर कोई ध्यान नहीं देगी, उसकी कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। ये कौन कहता है? आर्टिकल 122 कहता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आर्टिकल 121 और 122 आपस में मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और काफ़ी डिटेल्स में हमने आपको संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में बता दिया है, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है और वित्त विधेयक क्या होता है, और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको यहाँ पे शेयर की। और कितने प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, अनुदान मांगे जाते हैं यानी आर्थिक सहायता, वो सारी हमने इस वीडियो में चर्चा की। आर्टिकल 112 से लेकर 122 तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपका कोई सवाल रहता तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों निसंकोच पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।